अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। इससे पहले हम लोगों ने प्रोटीन्स पढ़ ली हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि प्रोटीन को कैसे क्लासीफाई किया जाता है और ये जो ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन है इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। बिकॉज डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि प्रोटीन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन के फंक्शन में बहुत डाइवर्सिटी है, फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में बहुत डाइवर्सिटी है। लेकिन जो ज़्यादातर क्लासिफिकेशन की जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन क्लासीफाई प्रोटीन इनटू टू ग्रुप्स विच इज़ ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। तो लफ्ज़ी मतलब पे गौर करें। फाइब्रस का मतलब होता है धागा, थ्रेड। तो जो थ्रेड लाइक प्रोटीन है वो होगी फाइब्रस। ग्लोबुलर का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल। जो प्रोटीन थ्री डायमेंशनल हो, जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, वो प्रोटीन होगी ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये बेसिकली डिफरेंस हो गया। अब जी फाइब्रस प्रोटीन की डेफिनेशन कंसिस्ट यानी कि मुश्तमिल है ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड की चेन को कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिब्रल कहते हैं धागे को। यानी कि जैसे ये प्रोटीन की एक चेन है, अमाइनो एसिड की चेन पॉलीपेप्टाइड, ये इस वक्त सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में है। अगर ये एक ही है तब भी ये फाइब्रस प्रोटीन है। अगर ये दो है या तीन है या चार है, लेकिन वो चारों आपस में रस्सी की तरह बल खाती हुई जा रही है, फिर ये प्रोटीन होगी फाइब्रस प्रोटीन। लाइक ये एक फाइब्रस प्रोटीन है, इसमें दो प्रोटीन्स आप देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे लिपटी हुई है, जिस तरह से हम रस्सी को बल दे देते हैं। इस तरह की प्रोटीन फाइब्रस होगी। नाउ ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब कि थ्री डायमेंशनल, जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, मोटाई भी हो। तो ये स्फेरिकल यानी कि गोल होती हैं, गोल चीज़ जैसे फुटबॉल है उसको कहते हैं, या एलिप्सोडियल अंडे की जैसी जो चीज़ होती है बैज भी उसको कहते हैं, इन शेप ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग। याद रखें स्टूडेंट्स कि ग्लोबुलर प्रोटीन में अमाइनो एसिड की चेन पहले कॉइल होती है और कॉइल करने के बाद वो बेंड होती है। यू कैन से ग्लोबुलर प्रोटीन में बेंडिंग्स होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन में नो बेंडिंग। अमाइनो एसिड की चेन सिर्फ सीधी जाती है, वो बेंड नहीं करती, उसमें ये टर्न नहीं आते। ये जो टर्निंग है, टर्निंग की वजह से ये अपने ही ऊपर लिपटती है। तो ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन बन गई। आप देख रहे हैं कि फाइब्रस प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज़्यादा अहम है और ग्लोबुलर में टर्शरी। तो ये कल के लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब अमाइनो एसिड की चेन कॉइल करे या अपने ही ऊपर लिपटे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और जब उसमें बेंडिंग आए तब वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। अगला है ये जो फाइब्रस प्रोटीन है, ये इनसॉल्युबल है, ये पानी के अंदर यानी एक्वस मीडियम में हल नहीं होती। क्यों नहीं हल होती? क्योंकि ये सीधी चेन है, इसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड बाहर वाली साइडों पे होते हैं। तो इसलिए हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जब बाहर है, यू कैन से जब नॉन पोलर ग्रुप बाहर है तो फिर वो चीज़ पानी में हल नहीं होगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का उसूल है लाइक डिजॉल्व लाइक। तो इसमें नॉन पोलर अमाइनो एसिड बाहर है जबकि पानी पोलर है, तो पानी इस चीज़ को हल नहीं करेगा। और ये जो है ये पानी में सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड खुद को अंदर छुपा लेते हैं। तो सिर्फ आउटसाइड पे कौन से अमाइनो एसिड होते हैं? हाइड्रोफिलिक। और वो जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है उनके पास पोलर ग्रुप्स होते हैं, वो पोलर ग्रुप्स पानी में हल हो जाते हैं, इसलिए ये प्रोटीन पानी में हल हो जाती है। इसके अलावा ये सॉल्ट सोल्यूशन में हल हो जाती है, यानी नमकीन पानी में भी आप कह सकते हैं, एसिड के सोल्यूशन में, बेस के सोल्यूशन में, अल्कोहल के सोल्यूशन में हल हो जाती है। अच्छा, ये वाली जो प्रोटीन है ये नॉन क्रिस्टलाइन है, इनके क्रिस्टल्स नहीं बनते। क्रिस्टल जिस तरह चीनी के दाने होते हैं उसको कहते हैं जब आप एक प्रोटीन को पानी में डिसॉल्व करें और फिर उसको ड्राई करें, उसको वेट करें, फिर वो क्रिस्टल्स बनते होते हैं। आपको क्रिस्टलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे पानी के अंदर बहुत सारी चीनी हल कर दे, बहुत सारी हल करने के बाद उस पानी को ठंडा करे तो वो चीनी जम जाएगी, क्रिस्टल्स बनेंगे। ये क्योंकि पानी में हल नहीं होंगे तो ये क्रिस्टल नहीं बनाएंगे, ये क्योंकि पानी में हल हो जाते हैं तो ये क्रिस्टलाइजेशन कर सकती हैं। इसके अलावा ये इलास्टिक है, इनमें लचक होती है, ये नॉन इलास्टिक है, इनमें लचक नहीं। उल्टा अगर आप इनको खींचेंगे ये ख़राब हो जाएगी, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी। अगला है ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है, स्ट्रक्चर बनाती है, ये
और ये वाले जो है ये फंक्शनल रोल प्ले करती है, यानी कि ये बॉडी में स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे सिल्क फाइबर, सिल्क कहते हैं रेशम को, तो जो रेशम का धागा है वो एक एग्जाम्पल है कौन सी प्रोटीन की, फाइब्रस प्रोटीन की। और ये स्पाइडर के वेब में होता है, यानी मकड़ी के जाल में, मकड़ी का जो जाला है वो भी एक फाइब्रस प्रोटीन है। सिल्क वर्म, रेशम का कीड़ा जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, रेशमी कपड़े, तो वो भी एक, यानी कि रेशमी कपड़ा जो है वो भी एक फाइब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल है। तो आप देख रहे हैं धागा नुमा है। मायोसिन, मायोसिन जो है ये हमारे मसल्स में होती है। हमारे मसल्स के सेल में इस तरह के लंबे लंबे प्रोटीन के धागे होते हैं, उनको मायोसिन कहते हैं। ठीक है जी, वो आपको पता है उसमें लचक होती है, इसीलिए हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकते हैं। अच्छा भी अगली फिब्रन, फिब्रन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, हमारे खून में होती है। तो अगर कहीं हमारे कट लग जाए, जैसे ये कट लग गया, यहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो वहाँ पे एक इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है फिब्रिनोजन, वो बदलती है फिब्रिन में। फिब्रिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये जालानुमा होती है, ये आपके उस जख्म के ऊपर यूं जाला बना देती है, फिर वहाँ पे ब्लड रुक जाता है और क्लॉट हो जाता है, यूं आपकी ब्लीडिंग रुकती है, ब्लीडिंग को रोका जाता है एक फाइब्रस प्रोटीन की हेल्प से। आखिर पे है कैराटिन, कैराटिन आपके नेल्स में भी होती है, हेयर्स में भी होती है, स्किन में भी होती है, और ये हमारे अंदर से हीट लॉस को, वाटर लॉस को रोकती है। जैसे हमारी स्किन में कैराटिन की एक डेड लेयर है मौजूद है, और वो वाटर लॉस को रोकती है और इंसुलेशन का काम करती है। और इसी तरह हमारे बालों में और नेल्स में भी है। ये फंक्शनल प्रोटीन है, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती है बाय चेंज इन फिजिकल इन्वायरमेंट, अगर इनका फिजिकल इन्वायरमेंट या फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट बदले। फिजिकल इन्वायरमेंट से मुराद है टेम्परेचर को बदले, हीट को बदले, जो सोल्यूशन बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दे, एसिड बेस बहुत बढ़ जाए, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी। फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट का ये मतलब है कि अगर फंक्शंस में इनकी तब्दीली हो, यानी इनको एक सेल से निकाल के दूसरे में रखें, ये काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में काम करते हैं, आप उसको माइटोकॉन्ड्रिया से निकाल के साइटोप्लाज्म में रखते हो, काम नहीं करेगा। ठीक है जी, इनकी एग्जांपल है एंजाइम्स। एंजाइम आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते होते हैं। और फिर एंटीबॉडीज़, ये आप प्रोटीन देख सकते हैं। एंटीबॉडीज़ जो है ये डिफेंड करती होती है हमें जरासीमों से। और फिर हार्मोन्स, ये रेगुलेट करते होते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को, यानी बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। फिर हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन है। तो ये सब की सब ग्लोबुलर प्रोटीन है जो 3 डायमेंशनल होती है, जो जिनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब होती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, प्रोटीन का पोर्शन ख़त्म हुआ। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है वो आप ज़रूर करिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।